हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात। सभी आप लोग अच्छे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। हम लोग का एमसीक्यू का जो सीरीज़ था वो किसी कारणवश जो है स्टॉप हो गया था, नहीं चल रहा था। लेकिन अभी फिर से मैं इन चीज़ों को स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो नियर बाय है, बहुत ही जल्द लिया जाएगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं फिर से इन चीज़ों को स्टार्ट शुरू कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे कुछ बच्चे हैं जो कि रेगुलर हैं और उनको वो बिल्कुल ही कह रहे थे कि सर प्लीज़ क्लास स्टार्ट कीजिए। तो इस वजह से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और इन पार्ट्स को जो है कंटिन्यू करके मैं फिर इन चीज़ों को समाप्त करूँगा। तो आप लोग बस पेशेंस बनाए रखिएगा, देखते रहिए चीज़ों को, और बिल्कुल आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों में पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा। आप लोग का जो आपका निमी पैटर्न पे जो क्वेश्चन बैंक जो दिया गया है, ठीक है, जिसपे कि आप लोग का क्वेश्चंस रहेगा, मान के चलिए 100% क्वेश्चन रहेगा, उसी का मैं कवर करा रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूँ आप लोग को। तो आप लोग के लिए ये वीडियोस बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, हम लोग आज जो है स्टार्ट करेंगे अपना क्लास नंबर 34 हम लोग का, और पार्ट नंबर 15 रहेगा जो है एमसीक्यू और डब्ल्यूसीएस का। ओके, तो आप लोग जितने भी ट्रेड के बच्चे हैं सभी बच्चे देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग को मिल जाएंगे, आपके बुक में भी मिलेंगे। और दूसरी बात है कि कोई भी ट्रेड के बच्चे फर्स्ट ईयर का क्योंकि है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग सभी बच्चे इसको आराम से देखिए। देखिए, आइए हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं 223 नंबर से। 223 नंबर ये क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज टर्म कॉल्ड फॉर 3x लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, 3 गुना या फिर 3x रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसके पहले वाला जो क्लास था उसमें मैं बताया था 2x के लिए, ठीक है, या फिर 1x के लिए आप लोग को बताया हुआ था। ओके, तो लीनियर एक्सपेंशन होता है यदि वहाँ पे यदि 3x लगा हुआ है या 2x लगा हुआ है, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा। देखिए, जैसे ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, यहाँ देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये तो बिल्कुल अलग सा टर्म है। आपको फिजिक्स के जो काइनेमेटिक जो है आपका थर्म आई मीन मोशन का जो चैप्टर है फिजिक्स का, जो उसमें आपको ये टर्म मिलेगा। तो इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। उसमें लीनियर एक्सपेंशन आता है। तो लीनियर एक्सपेंशन कब होता है, जब यहाँ पे 1x जब रहता उस टाइम में लीनियर एक्सपेंशन होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो इस वजह से नहीं होगा। और सुपरफिशियल कब होता है, जब यहाँ पे 2 लगा हुआ रहता है। याद रखिए, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि 3 दे दे, 2 यहाँ पे रहता तो क्या हो जाता, सुपरफिशियल हो जाता। ओके, एरिया के टर्म्स में जब एक्सपेंशन होता है उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, इसको सुपरफिशियल कहते हैं। और जब यहाँ 3 मिले हम लोग को, जब यहाँ पे 3x रहेगा, उस केस में क्या हो जाएगा बताइए, उस केस में हो जाएगा क्यूबिकल। ठीक है, घनीय प्रसार गुणांक। ठीक है, घनीय प्रसार गुणांक आई मीन क्यूबिकल एक्सपेंशन। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ रड इफ इट इज फाउंड टू बी 100 मीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 100.14 मीटर लॉन्ग एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बोला है कि 100 मीटर लॉन्ग कितना पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे, और 100.14 मीटर कितना पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, आप लोग का जो हीट एंड टेम्परेचर जो चैप्टर है उसी का क्वेश्चन है ये, आप लोग बुक में ना देखिएगा, उसमें ये सब क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला जानना जरूरी है। उस फॉर्मूला को मैं पहले बताता हूँ आप लोग को। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ जो हमारा जो फॉर्मूला होगा, ओके, लीनियर एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला होता है उसको अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो अल्फा बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1, यहाँ हो जाएगा T2 माइनस ऑफ T1। ओके, T2 माइनस T1। आई बात समझ में। तो क्या रहा, हमारा फॉर्मूला हो गया, अल्फा का वैल्यू हो गया, ठीक है, L2 माइनस L1 डिवाइड बाय L1 ब्रैकेट में फिर T2 माइनस T1। तो यहाँ L2 क्या है, L2 है आपका लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ। ओके, लेंथ जो आपका बढ़ा वो हो गया L2, और L1 क्या है, जो पहले जो आपका लेंथ था रड का, ठीक है, वो हो गया L1। और टेम्परेचर क्या है, T2 टेम्परेचर सेकेंड टाइम का जब एक्सपेंशन हुआ उसके टाइम में कितना टेम्परेचर था, और T1 क्या हो गया, जो शुरुआती टेम्परेचर। ओके, तो इस फार्मूला से आप कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं उन वैल्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग में जो हमारा कितना था, ये आपका 100 मीटर था, अब बढ़ के कितना हो गया, 100.14। तो ऊपर लिखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 100.14 अब माइनस 100,
और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा L1, L1 कितना है आपका 100, स्टार्टिंग में कितना था 100 था, और फिर T2 माइनस T1, तो T2 कितना है आपका 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री, ठीक है, माइनस 20 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कुछ वैल्यू इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये आ जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाय 5 जीरोस रहेंगे। ओके, इसको जब सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा 1.75 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप लोग जो है इतना सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, लगेगा कि क्या क्या दे दिया, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। समझ गए सभी लोग? देखिए इसका आंसर क्या कौन सा हो गया बताइए? बी ऑप्शन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 225 नंबर। देखिए व्हाट इज called for the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 डिग्री सेल्सियस। किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है मैं पिछले क्लास में आप लोग को एक्सप्लेन भी किया था। ये होता है आपका स्पेसिफिक हीट होता है, या फिर विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा या फिर स्पेसिफिक हीट। ये क्या होता है? किसी पदार्थ का इकाई द्रव्यमान, मान लेते हैं इकाई द्रव्यमान ले लेते हैं हम लोग 1 ग्राम ले लेते हैं। अब उसका टेम्परेचर उस पदार्थ का यदि टेम्परेचर को आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस में था, उसका टेम्परेचर हम लोग 1 डिग्री बढ़ा के 26 डिग्री यदि सेल्सियस कर दिए, तो उसको बढ़ाने में ऊष्मा तो चाहिए ना, तो उसी ऊष्मा को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक हीट कहा जाता है, या फिर विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन 1 ग्राम मास का, ऐसा नहीं कि बहुत सारा मास ले लिए, ठीक है, उस केस में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए कहता है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या पूछा गया आपसे? कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होगी, किलो जूल में आपको निकालना है। एम का वैल्यू देखिए, मास दिया हुआ है 120 लीटर, T1 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, T2 85 डिग्री सेल्सियस दिया है, और एस जो है, एस क्या है? वही स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, एस क्या है हमारा? स्पेसिफिक हीट कितना है? 4.2 है। क्यू निकालना है, ओके, क्यू आपसे पूछा गया है। तो कितनी ऊष्मा की मात्रा को हम लोग एच से भी डिनोट कर सकते हैं, एच से, या फिर क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम एस डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है हमारा, और एम क्या है, एस क्या है? देखिए एम जो है हमारा मास है, द्रव्यमान है, ठीक है, जो भी दिया हुआ है उसका। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, ओके। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1। इसी चीज़ को क्या लिख पाइएगा आप लोग, ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1, ओके। तो चलिए अब इसमें फॉर्मूला में बस सेट करना है, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन 100% आता है इससे, क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। अब देखिए 120 लीटर है, ओके, एम क्या है? 120 लीटर। तो 120 लीटर मतलब क्या हो जाएगा? 120 ग्राम, ऑलमोस्ट जो है लीटर का इसमें जो चलता है आपका इसमें तो कितना लगभग बराबर ही होगा। तो 120 लीटर को हम लोग यहाँ पे 120 क्या लिख सकते हैं? केजी लिख सकते हैं, ओके, 120 केजी लिखा जा सकता है इसको। तो ये हो गया 120 इंटू एस का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4.2 दिया हुआ है, इंटू T2 माइनस T1। यहाँ पे T2 माइनस T1 करना होगा, मतलब 85 माइनस ऑफ 20 करना होगा, ओके। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप, ठीक है, तो 120 इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 32760, ओके, 32760 किलो जूल हो जाएगा, ओके। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे ये वाला जो टर्म है आपका निकलता किसमें? जूल में निकलता है, ओके। ये जो टर्म था ये सॉल्व करने पे पूरा जूल में आता है। कब आता है जूल में? जब यहाँ ग्राम में ये वैल्यू होता तब, ठीक है, 120 ग्राम होता तब। लेकिन यहाँ पे 120 केजी है, क्योंकि 120 लीटर दिया होता है। 120 लीटर का जो इक्विवेलेंट होगा वो यदि हम इसमें लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, आई मीन मास में लिखेंगे, ठीक है, तो भार में लिखेंगे कितना आ जाएगा? वो केजी में आएगा, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे किलो ऑलरेडी आ गया, इस वजह से यहाँ पे जूल के आगे ये किलो लग गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा चले जाएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 85.5 ग्राम ऑफ सैंड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड दिया हुआ है 0.1 वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना करें। ओके, तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है ना, हीट पूछा गया है। ओके, आई मीन क्यू पूछा गया है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ हम यदि बात करेंगे तो देखिए एम जो है आपका मास दिया हुआ है ग्राम में। मैं कह रहा था ना कि इस फॉर्मूला में जब हीट निकालते हैं तो मास जो होता है वो ग्राम में लिया जाता है। चूँकि वहाँ पे जो हमारा मास दिया हुआ था वो लीटर में था, तो लीटर का इक्विवेलेंट केजी हो जाता है। इस वजह से केजी में जब लेके चले तो आंसर किलो जूल आ गया। यहाँ देखिए आंसर किलो जूल में नहीं आकर यहाँ चीज़ में दिया है, जूल में दिया है। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म को ग्राम में लिया गया है, सीधी सी बात है ना। तो देखिए 85.5 इंटू, अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कितना हो गया 0.1, ओके, इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा बताइए, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब 35 माइनस 20 कितना आएगा, घटाने पे आ जाएगा 15। ओके, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 128.25 जूल। ओके, तो इससे आप मैच कर लीजिए कौन सा आंसर जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं है, बेहद आसान क्वेश्चन है। सारा आप लोग का जो है नेमी का जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उससे क्वेश्चंस लिया हूँ, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 128 क्या कहता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल इफ वी रिक्वायर्ड 510, ठीक है, कैलोरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ मटेरियल फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। देखिए मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है यदि 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग से स्पेसिफिक हीट पूछा गया, तो क्या नहीं बना पाइएगा, क्या छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन, नहीं ना। तो Q बराबर जो होता है या H बराबर जो होता है वो क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, यही होता है। आपसे ये पूछा गया, बाकी ये टर्म्स दिए गए होंगे, सीधी सी बात है। इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो Q जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कैलोरी में दिया हुआ है Q, ये वाला टर्म जो आपको दिया हुआ है Q के जगह पर रख देते हैं, कितना रख दें 510 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ग्राम में ये दिया है मटेरियल कितना है 170 है, 170 ग्राम इंटू एस तो नहीं पता, एस निकालना है स्पेसिफिक हीट इंटू, ओके, और डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होगा यहीं से देख के बता दीजिए आप लोग। यहाँ देखिए कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 80 डिग्री, तो घटाइएगा कितना आएगा, इन दोनों को सॉल्व करने पे घटाने पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री होगा, है ना। यहाँ रख देते हैं 30 डिग्री, यहाँ रख दिए मैंने 30 डिग्री। ओके, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ से एस का टर्म आपको निकालना है, ठीक है, तो एस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग बहुत तेज हैं, आराम से निकाल सकते हैं, सिंपल मैथ, इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। 170 इंटू 30, ओके, इसको जब आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 0.1। ओके, ये आपका हो गया आंसर। देख लेते हैं आंसर कौन सा है, 0.1, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आ रही बात। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि यदि आप लोग इसको नोट नहीं कर रहे हैं तो नोट, हालांकि नोट कर लीजिए आप लोग, बेटर रहेगा आप लोग के लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री इन किलो कैलोरी, ठीक है। किलो कैलोरी में 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक 300 ग्राम तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होगी। देखिए तो कई केसेस में क्या होगा कि आप लोग को जो है विशिष्ट ऊष्मा जो है स्पेसिफिक हीट जरूर दे देता है। ऐसे कुछ कुछ टर्म्स जो हैं कुछ किन्हीं का याद भी रखा जाता है, जैसे वाटर वगैरह, आइस वगैरह का याद रखना चाहिए आपको। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, आपसे हीट पूछा गया है
क्यू का वैल्यू ही पूछा गया, लेकिन किलो कैलोरी में आपको इसको सॉल्व आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला सेट करता हूँ, H = ms डेल्टा टी, सब में वही लग रहा है, ठीक है। फॉर्मूला भी आप लोग को याद हो गया होगा। m का जो वैल्यू है कितना है, 300 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद S जो स्पेसिफिक हीट है कितना है, देखिए ये वाला टर्म दिया हुआ है, इसको रख दीजिए 0.092, ओके, 0.092, ओके। और फिर इनटू टेम्परेचर जो होगा वो कितना हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर बताइए कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कीजिए तो 75 - 25 कितना होगा, ये वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, 75 में 25 घटेगा तो आ जाएगा 50, ओके। तो यहाँ रख देते हैं 50, ठीक है, 50। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए आ जाएगा 1380 जूल आएगा, ठीक है ना, 1380, क्योंकि इसको ग्राम में लिए हैं, ठीक है, इसको डिग्री सेल्सियस में लिए हैं, तो ये टर्म जो आएगा इसमें आएगा जूल में आएगा। अब जब इसको किलो जूल में जब सॉल्व करना होगा तो जूल को किलो जूल में, किसी भी चीज़ को किलो में जब बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ, सिंपल 1000 से हम भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा किलो जूल में। इसको जब आप फर्दर जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.38 किलो जूल आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए थोड़ा समय का अभाव है, मुझे जल्दी जल्दी टॉपिक कवर कराना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक बार ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग बैक करके देख लीजिएगा, या फिर सेशन एंड होने के बाद आप लोग क्लास खत्म होने के बाद उसको फिर से रिपीट करके उन्हीं चीज़ों को एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। आइए, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाउ मच हीट इज अब्जॉर्ब बाय कॉपर, ओके, इन गॉट वेटिंग 400 kg in heated is heated from 40 डिग्री सेल्सियस to 72 डिग्री सेल्सियस फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्जिंग। देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया हुआ है 0.09। फॉर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलो वजन वाले तांबे के पंड द्वारा होगा कुछ, खैर, द्वारा 40 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है, ओके, कितना रिक्वायर्ड चाहिए हीट, या फिर हीट कितना एब्जॉर्ब होगा, वो चीज़ पूछा गया है आपसे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप नहीं भी समझे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप सिर्फ क्या देखिए, ये आपका मास दिया हुआ है, ओके, मास दिया है कितना 400 kg, ये क्या दिया है, ये डेल्टा टी दे दिया है आप लोग। डेल्टा टी क्या होता है, T2 - T1 होता है, तो कितना हो जाएगा 72 - 40, बड़ा में छोटा घटा दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। और एक टर्म मिलेगा आपको, ये देखिए स्पेसिफिक हीट, एस का वैल्यू दिया हुआ है, एस कितना है बोलिए 0.09। अब मुझे तो 3 चीज़ चाहिए था, 3 चीज़ मुझे मिल गया, अब बाकी तो मुझे कुछ लेना देना है नहीं, ओके। तो सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, और इसको सॉल्व जब कीजिएगा आप तो क्या निकल जाएगा, सिंपल है, हीट निकल जाएगा, क्यू निकाल दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो क्यू निकालना है, सिंपल है, तो क्यू = ms डेल्टा टी निकाल दीजिए, बस सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो है 230 नंबर है ना, हाँ, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका, ठीक है, सी नंबर आप लोग का होमवर्क रहा है, ऐसे होमवर्क क्या है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। थोड़ा किलो कैलोरी है यहाँ पे, थोड़ा सा देखना होगा आपको, जो वैल्यू आएगा वो किलो कैलोरी में यदि नहीं आएगा तो 1000 से उसको डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसे जो है यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट आंसर जो है किस में आएगा, किलो कैलोरी में ही आएगा, इसलिए आएगा किलो, क्योंकि यहाँ किलो में देखिए वजन दिया हुआ है, ठीक है, 400 किलो दिया हुआ है, ठीक है, एम का वैल्यू ऑलरेडी किलो में दे चुका है ना, केजी में दिया हुआ है, तो आंसर जो सॉल्व कीजिएगा डायरेक्टली आपको ये वाला आंसर दे देगा, इसमें आपको कुछ डिवाइड और या फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। किलो कैलोरी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 231, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मटेरियल दैट रिस्ट्रिक्ट हीट फ्लो बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। देखिए
तो कहा जा रहा है, देखिए अब मैं आप लोग को रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आप लोग को स्पष्ट आप लोग को बताया था, बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया था। तो उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा जो बच्चे नहीं देखे होंगे, और जो बच्चे देख रहे हैं रेगुलरली तो नोट्स भी बनाएंगे, उन लोग को तो समझ में आ जाएगा तुम मुझसे कि क्या है। ठीक है, अब कह रहा है कि ऐसे मटेरियल्स को क्या कहा जाता है जो कि रेडिएशन हीट का, ओके, हीट उष्मा के फ्लो को रोकता है, चाहे किसी भी माध्यम से। ठीक है, या तो रेडिएशन के थ्रू, या कंडक्शन, या फिर कन्वेक्शन। ठीक है, हिंदी में वही सब टर्म्स दिया हुआ है। ठीक, तो उसे क्या कहा जाता है, देखिए उसको क्या कहा जाता है बताइए। कंडक्टर क्या होता है, यहाँ समझिए, कंडक्टर होता है जो अलाउ करेगा हीट को आगे बढ़ने से। ओके, फेरस तो लोहा हो गया, नॉन फेरस क्या हो गया, अलोह हो गया। अब इंसुलेटर जो टर्म आ रहा है, इंसुलेटर हमारा आंसर होगा, इसलिए क्योंकि इंसुलेटर क्या होता है, कुचालक, ऐसा मटेरियल होता है जो कि हीट को फ्लो होने से, आगे बढ़ने से रोकता है। या फिर यदि इलेक्ट्रिसिटी टर्म्स में हम लोग यदि बोले तो इलेक्ट्रिसिटी टर्म्स में भी सेम वही चीज़ होता है कि जो इंसुलेटर होता है वो करंट फ्लो को क्या करता है, रोकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज हीट इंसुलेटर, इनमें से कौन सा ऊष्मा अरोधक है। अब बताइए, आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि यहाँ तीनों ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, तो कॉपर क्या है, एक मेटल है, वो हीट को रोकेगा कभी नहीं, वो हीट को पास करेगा, है ना, कट जाएगा। ब्रास भी एक एलॉय है, मिश्र धातु है, ये भी एलॉय करे, ये भी आपको हीट फ्लो को क्या करेगा, अलाउ कर देगा, पार होने देगा। एल्युमिनियम भी क्या है, मेटल है, ये भी हीट को रोकेगा नहीं, अपितु उसको पार होने देगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्मोकोल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे ये मान लीजिए हीट इंसुलेटर नहीं देकर बोलता इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर या करंट इंसुलेटर, तब उस केस में भी थर्मोकपल ही होता, क्योंकि कॉपर, ब्रास या फिर एल्युमिनियम तीनों करंट को अलाउ करता, और बाकी से जो थर्मोकपल था, ओके, थर्मोकोल सॉरी, थर्मोकोल क्या करता, रोकता। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट विच वन हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। अब कह रहा है कि कौन सा, किसका जो है हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी है, इसमें किसमें ऊष्मा चालकता, ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, सिंपल है, वर्ड से समझ में आ रहा है कि कौन ऊष्मा को फ्लो होने में, बढ़ने में जो है सर्वाधिक ये होगा, जिसमें कि सर्वाधिक ऊष्मा फ्लो करेगी, कंडक्ट करेगी, चालकता उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, ऊष्मा किसमें ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो बताइए, इसमें ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए क्या क्या है। सॉलिड आइस है, मेल्टिंग आइस है, वाटर है और स्टीम है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका आंसर जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, सॉलिड आइस जो होता है, सॉलिड आइस उसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है। ऊष्मा चालकता जो होता है वो सबसे ज़्यादा ठोस बर्फ़ का होता है। किसका होता है, ठोस बर्फ़ का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। ऊष्मारोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। हीट इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि हीट को पार होने में, आगे बढ़ने में जो रोकता है, ठीक है, उसमें से, उन मटेरियल में से, इन सब में से कौन सा उसका गुण नहीं है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, कौन सा गुण नहीं है। लो कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस टू फायर, लेस मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डक्टिलिटी, कम चालकता, आग का प्रतिरोधक, ठीक है, कम नमी अवशोषण या तन्यता। तो बताइए, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है हीट इंसुलेटिंग मटेरियल का। तो देखिए, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल का जो है डी ऑप्शन जो हो जाएगा, डी ऑप्शन, डक्टिलिटी जो है वो नहीं आएगा उसका प्रॉपर्टी। क्यों, इसलिए क्योंकि देखिए डक्टिलिटी जो होता है वो एक मेटल का एक गुण है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल्स का एक गुण होता है, नॉन मेटल्स का तो नहीं कहेंगे, मेटल्स का जो है एक गुण होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, किसी भी वायर को हम लोग यदि किसी भी मेटल को, किसी भी मेटल को यदि हम लोग खींच के यदि एक लंबा तार में इसको यदि चेंज कर दिए,
तो वो उसका डक्टिलिटी है, बिना टूटे और बिना ये उसमें स्ट्रेन आए ज़्यादा, है ना। जैसे हम लोग बात करें गोल्ड का, तो गोल्ड आप लोग देखे होंगे कि उसको जो है ठोक ठोक के जो है पूरा पतला सीट में बदल दिया जाता है, तो वो मेलिएबिलिटी कहलाता है, ठीक है। और तन्यता होता है यदि उसी को खींच के लंबा कर दिया जाए किसी मेटल को और वो टूटे नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, डक्टिलिटी। जैसे कॉपर का जो वायर्स जो बनाया जाता है, जो घर में आप लोग का इलेक्ट्रिक वायर्स जो होता है, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही वायर्स के रूप में लंबा लंबा तार बन पाता है। तो इसका हीट इंसुलेटिंग मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है इस पॉइंट को, इसलिए डक्टिलिटी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन ये रिपीट होता है, ठीक है। तो अच्छा, अभी CITS का भी कुछ एग्जाम होगा, उसमें भी क्वेश्चंस आप लोग से पूछे जा सकते हैं 100%, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से अच्छे से क्वेश्चंस को कीजिए। देखिए, रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मटेरियल कौन सा है, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। तो बताइए सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इंसुलेटिंग मटेरियल पूछा गया है रेफ्रिजरेटर्स के लिए। गैस पूछा जाता तो फिर फेरॉन गैस हो जाता, ओके, लेकिन यहाँ मटेरियल पूछा गया है, या थर्मोकॉल्स ये सब यूज नहीं होता है, फिर ग्लास वूल नहीं होता है, कॉर्क शीट यूज नहीं होता है, क्या होता है, पॉलीयूरेथेन, ठीक है, पॉलीयूरेथेन ये वाला जो मटेरियल है इसका यूज किया जाता है किसमें, रेफ्रिजरेटर्स में यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन इज द पुअर हीट इंसुलेटर। इनमें से कौन सा एक खराब उष्मारोधक है। सभी को जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब पुअर इंसुलेटर की बात करें, खराब उष्मारोधी, ओके, तो देखिए कॉर्क जो होता है, यहाँ से समझते हैं हम लोग पहले। कॉर्क जो होता है ये वाला, ये पुअर नहीं होता है, ये अच्छा होता है हीट इंसुलेटर। कहने का मतलब वो ज़्यादा आपका जो है हीट को रोक पाता है, इंसुलेट करता है, रोकता है, ठीक है, कॉर्क है कि नहीं। रबर भी क्या होता है, उष्मा रोधक होता है, हीट को पार होने नहीं देता है, तो ये अच्छा माना जाता है। सॉडस्ट, ओके, सॉडस्ट जो होता है, डस्ट आपका वो लकड़ी वगैरह का सब कह सकते हैं, लकड़ी का जो चूर होता है ना, उसको सॉडस्ट कहा जाता है। जब बड़े मिस्त्री से जो काम करता है, जब काटता है, डस्ट मटेरियल्स जो होता है वो सब जो है लकड़ी का चीज़ हो गया, तो वैसे भी वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर का काम करेगा हीट के लिए। लेकिन देखिए, ग्लास जो होता है ना, ग्लास, ये ऑप्शन नंबर ए, ग्लास, ये पुअर होता है हीट इंसुलेटर का। आप ग्लास को गर्म करने की कोशिश कीजिएगा, कोई थोड़ा सा उसको आग के पास दीजिएगा, देखिएगा ग्लास गर्म हो जाता है पूरा। लेकिन कॉर्क क्या होगा, वो एक एंड में आप उसको गर्म कीजिएगा तो दूसरा एंड जो है वहाँ तक हीट नहीं ट्रांसफ़र होगा जल्दी से, ठीक है, वो या तो जल जाएगा लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक। रबर भी जो है मटेरियल्स जो है यूज किया जाता है हैंडल में, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, आज के क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं अच्छे से। देखिए, व्हाट इज नॉन फॉर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। किसी तापमान पर कोई ठोस द्रव्य भी पिघलता है। कोई सॉलिड है, ओके, कोई सॉलिड है, वो किस में पिघल गया, लिक्विड में चले गया, वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉलिड लिक्विड में जब तब्दील होता है, सॉलिड लिक्विड में जब मेल्ट होकर के वो लिक्विड बन जाता है सॉलिड, उसको क्या कहते हैं। जैसे एक बर्फ़ है, ठीक है, आइस है, अब आइस पिघल करके पानी बन गया या वाटर बन गया, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सिंपल है, इस प्रोसेस क्या कहा जाता है, मेल्टिंग कहा जाता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कहा जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं था। तो देखिए, आज का सेशन हम लोग का यहीं समाप्त हो रहा है, और इस पर अब आप लोग का जो वीडियो है वो आता रहेगा और एग्ज़ाम तक आएगा, जिसमें कि आपका ट्रेड थ्योरी का भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूँ बहुत जल्द, और क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं CBT एग्ज़ाम में उसका भी कुछ वीडियोज़ आएगा। तो आप लोग बस लिंक बनाए रखिए, चैनल के साथ जुड़ाव रखिए, और बच्चों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, या फिर आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे। और जो बच्चे न्यू होंगे चैनल पर, जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।
खैर चलिए, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का एग्ज़ाम है, बहुत जल्दी आप लोग का सीबीटी एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, इसलिए तैयारी आप लोग ढंग से कीजिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए, करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। आपसे एक बेहतर ऊर्जा के साथ आप लोग से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।